अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 14 यूनिट ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग FTST 2102 का हमारा ये लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन इन फूड इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। देखें, आप लोग जानते हैं कि जो गुड हाइजीनिक प्रिंसिपल्स हैं उनका डेली लाइफ में जो इस्तेमाल है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर फूड इंडस्ट्री जो कि खाने पीने की चीज़ों को डील कर रही है, अगर आपकी प्रोसेस इंडस्ट्री प्रॉपर हाइजीनिक क्लीनिंग डिसइंफेक्शन वगैरह नहीं कर रही तो उसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, फूड कंटेमिनेट हो सकती है और जो है इससे खुदा न खास्ता लोगों की जान भी जा सकती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं वो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए और उसके अलावा अखलाकी तौर पर भी वो पूरी कोशिश करती हैं कि जो प्रॉपर क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो उनकी इंडस्ट्री के अंदर हमेशा इस्तेमाल में है। तो खास तौर पर देखिए, जब भी आप किसी फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी की बात कर रहे हैं तो उस फैसिलिटी के अंदर डिपेंडिंग अपॉन वो फैसिलिटी छोटी है, वो बड़ी है, मल्टीनेशनल है, नेशनल है, किस लेवल की है, तो नॉर्मली हमारे पास जो टिपिकल किस्म की चीज़ें जिनकी क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन करनी पड़ती है उसमें आपके रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, अगर रॉ मटेरियल आपके पास कोई पोटैटो चिप्स बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है तो जो आपके पास पोटैटोज आएंगे तो वो मट्टी लगी होगी तो आप पहले उनको मट्टी वगैरह को साफ करेंगे। इसी तरह आपके पास जो है, अगर कोई ड्राई फ्रूट की प्रोसेस करने वाली कोई इंडस्ट्री है तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर ये अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि उसके अंदर हो सकता है कोई फंगस लगी हो, कोई स्पोर्स हो, तो इस किस्म के मोल्ड हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको उनकी प्रॉपर क्लीनिंग डिसइंफेक्शन वगैरह करनी पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल्स जो है वो उनकी उनके लिए ज़रूरी है। फिर उन व्हीकल्स की आपको क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन करनी पड़ेगी जिन व्हीकल्स के ज़रिए आप ये जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको अपनी फूड इंडस्ट्री तक सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ देखिए, वो प्रोसेस इक्विपमेंट, टूल्स और वो सर्फेसेस जिनके साथ आपके रॉ मटेरियल्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो कांटेक्ट में आएंगे उस प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, उनकी क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन भी ज़रूरी होगी। पैकेजिंग, देखिए आपके पास ना सिर्फ जो पैकेजिंग का मटेरियल है बल्कि जिस जगह पर पैकेजिंग हो रही है उसके लिए भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। और ख़ास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके वर्कर्स हैं वो वर्कर्स ना सिर्फ कि जो है अपनी पर्सनल हाइजीन, उसके अलावा उनके कपड़े साफ होने चाहिए, उनके जूते साफ होने चाहिए। खास तौर पर फूड इंडस्ट्री के अंदर आप अपने घर के कपड़े जो आप पहन के आते हैं उनके साथ आप काम नहीं कर सकते। आपको कोई ओवरऑल दिया जाएगा, आपके शूज चेंज किए जाएंगे, आपका जो है हेड कवर किया जाएगा ताकि किसी किस्म की आप इंसान की वजह से कोई कंटेमिनेशन ना हो जाए। तो इसके साथ साथ मास्क वगैरह ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं है बल्कि ये पहले से भी आपकी इंडस्ट्री कंटेमिनेशन से बचने के लिए ये सारी चीज़ें उसकी ज़रूरी है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में तो ये इस तरह नहीं करते। ये भी पॉसिबल है कि अगर कोई और आप बायोलॉजिकली बड़ी कोई सेंसिटिव किस्म का कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको मजबूर करें कि भाई आप पहले उनके वहाँ पर शावर आप लें, उसके बाद नहा धो के उनके वर्कर्स जो उनको वो कपड़े आपको प्रोवाइड करें वो पहनकर आप उसको आएँ, तो ये भी पॉसिबल है। इसके साथ साथ देखिए, वो तमाम बिल्डिंग्स, वो जो है आपके पास जहां जहां भी, मिसाल के तौर पर आपके पास देखिए एक फैक्ट्री है, उसके अंदर वो अगर आपके पास वो जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, पाइप्स हैं, अगर वो गंदे हैं उनकी मदद से भी कोई कंटेमिनेशन हो सकती है। आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कंटेमिनेशन का कोई भी जो रास्ता है, कोई जरिया जो है उसको मत छोड़िए। इसके साथ साथ जो स्टोरेज एरियाज हैं, मिसाल के तौर पर जहां पर आपका रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है या आपका जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट
या फिनिश्ड प्रोडक्ट या जो पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, इन तमाम जग चीज़ों को जहाँ जहाँ स्टोर किया जाता है वो भी साफ होनी चाहिए, प्रॉपरली वो डिसइंफेक्टेड हो। वाटर, आपको फूड इंडस्ट्री जो है वो वाटर को बहुत इस्तेमाल करती है। वाटर आपको क्लीनिंग के लिए भी चाहिए, आपको प्रोसेसिंग के अंदर भी चाहिए होगा, तो उसकी जो है वो क्लीनिंग ज़रूरी है, वो क्लीन होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड हो। इसके साथ साथ देखिए, जब आप फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट वाटर जनरेट करती है, तो वो वेस्ट वाटर जब बाहर जाएगा तो वो उस वेस्ट वाटर को भी क्लीन होना चाहिए। इसी तरह आपके पास कोई एयर का फ्लो है, हो सकता है कि आप एयर की वजह से कोई क्लीनिंग वगैरह कर रहे हो, बड़ा कॉमन है। और वो एयर भी जो आपकी फूड इंडस्ट्री के अंदर आ रही है और जा रही है वो भी क्लीन होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई गैसेस रिलीज हो रही हैं, गैशियस एमिनेशंस कोई जो है वो रिलीज हो रही हैं, मिसाल के तौर पे हो सकता है कि आपके पास कोई जो है रॉटन फूड था, प्रोडक्ट खराब था, तो उसके डिके की वजह से देखिए आपको जो स्मेल आती है, वो स्मेल बेसिकली क्या होती है कि आपके पास वो जो फूड मटेरियल है जब वो डिग्रेड होता है तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे, और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में वो जो गैसेस बनती हैं वो गैसेस ऑर्डर स्मेल का बायस बनती है। तो इसी तरह अगर किसी किस्म की कोई आपके पास वहां पर जो है इस तरह का कुछ हो रहा है, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप जो है उन स्मेल्स का खात्मा करें, ताकि जो है ये भी सफाई के जुमरे में आता है। अच्छा जी, देखिए कि आपके पास जो क्लीनिंग करने के लिए लाजमन आप कोई टेक्निक्स, कोई क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करेंगे। मसलन हमारे पास जो है ख़ास तौर पर जो क्लीनिंग है वो सबसे ज़्यादा जो फूड इंडस्ट्री के अंदर सॉइल को रिमूव करने के लिए क्लीनिंग की जाती है। तो सॉइल को रिमूव करने के लिए जो आप क्लीनिंग करते हैं उसके लिए कोई मैकेनिकल एक्शन भी यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ साथ मैकेनिकल एक्शन के साथ साथ मैं मिसाल के तौर पर आप कोई ब्रश से उसको झाड़ दें, तो इस तरह के हम कह रहे हैं, कोई आप उसको जो है कोई एयर उसको सप्लाई करते हैं, तो इस किस्म का कोई मैकेनिकल एक्शन हो सकता है। उसके अलावा आप ये भी पॉसिबल है कोई कोई फिजिकल केमिकल प्रोसेस आप ऐसे करें कि आप उसको फिजिकली भी रिमूव करें, और या आप उसको किसी केमिकल की मदद से उसको क्लीन कर लें। मिसाल के तौर पे देखिए, जैसे वेजिटेबल्स हैं, अगर वेजिटेबल्स को आप वीक विनेगर वाटर के साथ उसको वॉश करें, घरों में भी किया जाता है कि हमें पता नहीं है कि सब्जियां वगैरह कहाँ से आ रही हैं, किस तरह की पानी के अंदर उगाई गई हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है कि जिसकी कम से कम सब्जी का जो सरफेस है उसको क्लीन कर दिया जाए। इसी तरह जो एक और तरीक़ेकार वो ये कि हमारे पास जो वाटर है उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर दिए। तो बेसिकली ये जो हम क्लीनिंग पाउडर्स, डिटर्जेंट्स, ये सोप्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनकी मदद से हम वाटर की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से वाटर के धोने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ड्यू टू इट्स सरफेस टेंशन वाटर अच्छी तरीके से नहीं धो सकता। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई सरफेक्टेंट ऐड कर देते हैं, कोई इस तरह का आप जो है जैसे हम ये यूज़ करते हैं, तो वो वाटर की सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है और वाटर की क्लीनिंग एबिलिटी जो है वो जो है कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा जी, जो मैकेनिकल रिमूवल है सॉइल की फूड इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर जो करने का तरीका है, मिसाल के तौर पर आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि छानने का अमल है, आप छानने की मदद से मिट्टी को छान सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है कोई एयर फिल्टर यूज कर सकते हैं, तो आप एयर उसके ऊपर करें और एयर फिल्टर की मदद से आप उसकी मिट्टी को रिमूव कर लेंगे। उसके अलावा किसी साइक्लोन साइक्लोन एक सेपरेटर्स हमारे पास इक्विपमेंट है, और उन इक्विपमेंट के अंदर भी आप फूड को डालकर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से एयर रोटेट कर रही है, तो आप उसकी मदद से डस्ट वगैरह को शटल करवाया जा सकता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिमूवल पॉसिबल है कि आप डस्ट को चार्ज कर देते हैं और चार्ज करने के बाद उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ये भी पॉसिबल है। मैग्नेटिक सेपरेशन हो सकती है, क्योंकि देखिए पॉसिबल है कि आपके फूड मटेरियल के अंदर कोई मेटालिक कंपोनेंट्स हो, तो इसीलिए ये जो नट्स वगैरह की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, तो वो मेटालिक कंपोनेंट्स वगैरह को भी उसको डिटेक्ट करती हैं कि ये ना हो कि किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन ऐसी हो जाए कि आवाम वगैरह की सेहत के लिए कोई मसला बन जाए। उसके साथ साथ आप, ये तो सबसे कॉमन है
कि आप वो जो आपके प्रोडक्ट है, आपकी जो रॉ मटेरियल है, उसको किसी हाई प्रेशर वाटर के साथ या जेट के साथ, उसको बड़े प्रेशर के पानी के साथ उसको साफ किया जाए, ताकि जो डर्ट वगैरह है वो सारी तकरीबन साफ हो जाए। अच्छा, तो देखिए, याद रखिएगा कि हमारे पास जो मैकेनिकल मीन्स जो फूड इंडस्ट्री में सबसे कॉमन, सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, वो हवा और पानी है। हाई प्रेशर एयर या वाटर, उसको यूज़ करके बहुत आसानी से बगैर कोई केमिकल और यूज़ किए हम डर्ट रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ कुछ लेटेस्ट ऐसी चीज़ें भी मार्केट में आई हैं, कुछ फूड इंडस्ट्रीज जो हैं वो यूज़ कर रही हैं। उसमें क्या किया जाता है कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली क्या करते हैं कि आप जो है वो अब बड़े हाई जेट में उनको आप जो है उसको वो फूड इंडस्ट्री के अंदर उसको यूज़ करते हैं, और उसकी मदद से आप उसको जो है वो डर्ट वगैरह को रिमूव करते हैं। मसला क्या था कि पानी की जो वेस्टेज है उसको रोकने के लिए, फिर क्योंकि आपको पास जब वाटर, मसला क्या आता है कि जब आप वाटर को यूज करते हैं तो वाटर जब वो उसके अंदर वो डर्ट वगैरह मिल जाएगी, उसके बाद आपको वो वेस्ट वाटर बन जाएगा। तो वेस्ट वाटर भी एक पोल्यूशन फर्दर हैजर्ड है कि आपकी इंडस्ट्री से तो बाहर चला गया, लेकिन वो माहौल दोस्त नहीं है। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली कोई जो है अपनी सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इसलिए फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑल्टरनेटिव वेज जो है वो इंडस्ट्रीज लॉन्च करती हैं, ताकि वो अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो एनवायरमेंटल जो हैजर्ड्स वो क्रिएट कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज की वजह से, उनको किसी हद तक मिनिमाइज कर दिया जाए। अच्छा जी, सरफेक्टेंट्स की बात करते हैं। अभी मैंने जो है थोड़ा सा तज़किरा किया आप लोगों से कि बेसिकली जो ये सरफेक्टेंट्स होती हैं, ये एम्फीफिलिक कंपाउंड होते हैं। ये एम्फीफिलिक कंपाउंड्स क्या हैं, मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा सुनिएगा। बड़े ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये शायद आप लोग पढ़ चुके हैं किसी और कोर्स में, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो ये इसको बड़ी गौर कीजिएगा। तो ये एम्फीफिलिक जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली, ये ऐसे कंपाउंड या सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली कि जिनके अंदर आपके पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों चीजें शामिल होती हैं। मसलन कैसे, देखिए कि आपके पास जो हाइड्रोफिलिक है, ये जो हाइड्रोफिलिक ऐसी चीजें होती हैं जो कि वाटर लविंग हो, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करती हो, मोस्टली वो पोलर होती हैं। और जो हाइड्रोफोबिक होती हैं या आपके पास वो ऐसी चीजें हैं कि जो वाटर को जो है वो बेसिकली वो रिपेल कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे फैट्स वगैरह होते हैं, ये वाटर के साथ मिलते नहीं हैं, ये उनको रिपेल कर रहे होते हैं। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पोलर कंपाउंड्स हैं, और जो लिपोफिलिक है वो फैट लविंग कंपाउंड्स हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास एम्पीफिलिक कंपाउंड्स हैं, ये एम्पीफिलिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि वो जो है उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। वो हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, वो लिपोफिलिक भी होते हैं। तो हमारे पास तो सरफेक्टेंट्स जो होते हैं, ये बेसिकली इस तरह के एम्पीफिलिक कंपाउंड्स हैं, और इनके अंदर जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो हैं, और आपके पास बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक जो है एक रेशा है, एक थ्रेड है, एक फिलामेंट है। तो आप उसको कह सकते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड आपने दिया है, उस कंपाउंड का, यानी कि अगर आपके पास देखिए अगर रस्सी का कोई, या आप धागा कहें, तो धागे का एक जो सिरा होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा और दूसरा हाइड्रोफोबिक होगा। एक सिरा वाटर को अट्रैक्ट कर रहा होगा, दूसरा सिरा वाटर को जो है वो रिपेल कर रहा होगा। तो इस तरह का हम कंपाउंड्स को हम एम्फीफिलिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो कि आपके सरफेक्टेंट्स होते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, ये जो सरफेक्टेंट्स हैं, ये जो है वाटर और सॉइल के दरमियान में जो इंटरफेस है उसको चेंज करके वो अपनी जो है सफाई करते हैं, और फूड मटेरियल वगैरह हमारे साफ हो सकते हैं। अच्छा जी, जो हमारे पास सर्फेक्टेंट्स हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोफिलिक ग्रुप,
यानी कि जो सर्फेक्टेंट्स के अंदर जो भी हाइड्रोफिलिक ग्रुप मौजूद होगा, हाइड्रोफिलिक जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एफएससी वगैरह में पढ़ चुके होंगे। मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, जैसे वो अल्कोहल्स में होते हैं, शुगर्स में होते हैं। उसके अलावा कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होते हैं। उसके अलावा आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास एमाइनो ग्रुप्स होते हैं जो कि एमाइनो एसिड्स में होते हैं, या सल्फाई जो आपके पास जो है सल्फाइड्रिल ग्रुप्स होते हैं, जैसे थायोल्स वगैरह। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको कोर्स पढ़ें तो जब हम ये ऑयल्स जो वगैरह में पढ़ते हैं तो उसके अंदर उनका जिक्र आता है। तो हमारे पास बेसिकली जो कोई भी आपके पास जो है वो हाइड्रोफिलिक ग्रुप हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द हाइड्रोफिलिक ग्रुप हमारे पास जो है सर्फेक्टेंट्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। मसलन आपके पास एनायनिक सर्फेक्टेंट्स हो सकते हैं, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स हो सकते हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, जो वैसे एनायन क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो उसको एनायन कहते हैं। ऐसी चीज जिसपे कोई पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कैटायन कहते हैं। तो बेसिकली जो एनायनिक सर्फेक्टेंट्स होंगे उसके अंदर क्या होगा कि आपको ऑलरेडी पता तो है कि जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर आपके पास वो एम्फीफिलिक कंपाउंड्स हैं। तो दोनों चीजें होंगी, हाइड्रोफिलिक भी होगा, हाइड्रोफोबिक एंड भी होगा। एक उनका सिरा हाइड्रोफिलिक होगा, दूसरा हाइड्रोफोबिक होगा। तो जो एनायनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं उनका जो पोलर एंड यानी कि जो हाइड्रोफिलिक जो एंड होता है वो बेसिकली कोई सल्फोनेट या किसी फैटी एसिड का, यानी कि आप ये कह सकते हैं वो सोप हो सकता है, या आप आम लफ्जों में कोई आम सा कोई सोप है। तो ये बेसिकली बड़े एक्टिव होते हैं अल्कलाइन या न्यूट्रल चीजों के अंदर, और इनकी जो एक्टिविटी होती है वो सॉल्ट्स की मौजूदगी की वजह से उसको आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि अगर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा मौजूद होंगे तो ये फिर एनायनिक जो सर्फेक्टेंट्स हैं ये फिर जो है इतना अच्छा काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो एनायनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं ये बहुत सस्ते होते हैं, इनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है, और इसीलिए सबसे ज्यादा जो यूज किए जाते हैं सर्फेक्टेंट्स, ये हम बात करें क्लीनिंग एजेंट जैसे सर्फ वगैरह, ये आपके पास इस तरह के जो डिटर्जेंट्स वगैरह की है हम उनकी बात कर रहे हैं, तो ये जो सर्फेक्टेंट्स हैं एनायनिक सर्फेक्टेंट्स हैं ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। इसके मुकाबले में जो हमारे पास कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स होते हैं ये बेसिकली क्या होता है कि इसके इन कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स को हम जो है आप उसको किसी एमाइन ग्रुप के अंदर आप जो है उसको डिसॉल्व कर लेते हैं, उसको सोलुबलाइज कर लेते हैं। और ख़ास तौर पर जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स के अंदर, वो हमारे पास जो है वो क्वाटरनरी एमोनियम डेरिवेटिव। देखिए, ये जो क्वाटरनरी एमोनियम डेरिवेटिव्स हैं इनको क्वार्ट्स भी कहते हैं। ये क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड्स हैं बेसिकली, और ये ऐसे आपके पास केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए इनको हम बैक्टीरियोसाइड्स भी कहते हैं। तो डेरिवेटिव्स का मतलब जस्ट यही कि क्वाटरनरी अमोनियम के बने हुए कंपाउंड्स, उसके लिए यहाँ पर हमें जो है वो डेरिवेटिव की टर्म उसके अंदर आ गई है। तो बेसिकली जो ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं ये लो लेवल डिसइंफेक्टेंट है, और ख़ास तौर पर आपके ऐसे बैक्टीरियाज या वायरसेस जो खाने पीने की चीज़ों में पाए जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, ये जैसे कुछ फंगस की कुछ अकसाम है, कुछ बैक्टीरिया है, तो कुछ वायरसेस हैं, उनको ख़त्म करने के अंदर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्वाटरनरी अमोनियम को क्वार्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, या इनको क्यूएसीज भी इनको कहा जाता है। तो बेसिकली ये ऐसे डिसइंफेक्टेंट केमिकल हैं जो कि आप कॉमनली देखें, आप जो घरों में आप वाइप्स देखते हैं, डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं, कुछ स्प्रे हैं, या आप ये कहें कि घरों में जो सफाई का ऐसी कोई भी चीज जो कि जरासीम को मारती है उसके अंदर आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम मौजूद होगी। तो बेसिकली एक बात याद रखिएगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं
और वो प्रोडक्ट आपको ये कहता है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, तो फौरन समझ जाइए कि इसके अंदर क्वार्ट मौजूद है, इसके अंदर क्यूएसीएस मौजूद हैं, इसके अंदर क्वाटरनरी अमोनियम कोई डेरिवेटिव्स कोई कंपाउंड्स मौजूद है। तो एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एजेंसी है वो बेसिकली इन क्वाटरनरी अमोनियम डेरिवेटिव्स या कंपाउंड्स को पेस्टिसाइड्स के नाम पर उसको याद करती है। तो ये जो कैटायनिक सरफेक्टेंट्स हैं जो कि मोस्टली क्वाटरनरी अमोनियम डेरिवेटिव्स होंगे, ये बेसिकली जो लो पीएच के ऊपर ये एक्टिव होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स भी हैं। तो बेसिकली अगर इथाइलिन ऑक्साइड को जो है उनकी मदद से जो उसके कंडेंसेट्स आपके पास आते हैं और उसके अंदर आपके पास उसी तरह चीज़ें दोनों मौजूद होगी, एक पोलर एंड भी होगा और साथ में आपके पास जो है एक लॉन्ग चेन अल्कोहल मौजूद होगी जो कि हाइड्रोफोबिक एंड प्रोवाइड करेगी ताकि आपके पास वो एम्फीफिलिक कंपाउंड की शर्त पूरी हो सके, तभी वो सरफेक्टेंट होगा। सरफेक्टेंट क्लीनिंग करते कैसे हैं, उसके ऊपर हम ज़रा बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सरफेक्टेंट की जो क्लीनिंग का सारा उसका दो दारोमदार है वो बेसिकली जो है उसकी वाटर और सॉइल का जो आपस में कनेक्शन है, जो उनका इंटरफेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ज़रा इसको गौर कीजिए कि आपके पास ये दो किस्म के सिस्टम्स यहाँ दिखाए गए हैं। ये एक ऑयल सिस्टम है, ये एक आपके पास वाटर सिस्टम है। तो ज़रा आप गौर कीजिए, यहाँ पर आपको ये इस तरह से ये जो आपको ये रेशे नज़र आ रहे हैं, बेसिकली जैसे आपके पास एक हेड है और फिर टेल है, एक ये हेड है और फिर पीछे ये टेल है। तो बेसिकली इनको हम मिसल्स कहते हैं या आप इनको मिसेला भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द अमेरिकन या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, ये इसको मिसेल्स या मिसेला इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास सरफेक्टेंट है। तो ये वो एम्फीफिलिक जो कंपाउंड्स हैं, मतलब किस तरह कि आप इसका जो ये हेड है, ये जो इसका हेड होता है हमारे पास ये हेड बेसिकली आपके पास हाइड्रोफिलिक होता है और जो इसकी ये टेल होती है, ये टेल इसकी हाइड्रोफोबिक चेन होती है, कोई इसकी टेल होती है। तो क्या होता है कि आपके पास वाटर के फ्री सरफेस के ऊपर जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो जाके अटैच हो जाता है, वो जाके यानी कि आप देख सकते हैं कि यानी कि ये वाटर के सरफेस के ऊपर ये जाके सारे के सारे ये अटैच हो गए हैं। इस तरह आपके पास ये एक ये मिसल्स बन गए हैं। ये जो इस चीज को हम मिसल्स कह रहे हैं जो काफी सारे जाके ये आपके अटैच हो गए हैं। तो जो टेल्स है वो टेल्स बेसिकली हमारे पास जो फोबिक टेल है वो आपकी जो दूसरा एंड था हाइड्रोफिलिक एंड उससे दूर रहती हैं, पानी से दूर रहेंगी। अच्छा, फिर होता क्या है कि हमारे पास देखिए इस वजह से आपके जो जब हम ये सरफेक्टेंट यूज करते हैं तो पानी की पोलैरिटी कम हो जाती है। तो पानी की पोलैरिटी कम होने की वजह से पानी फिर नॉन पोलर जो चीजें हैं जैसे मिट्टी वगैरह ये नॉन पोलर है। तो जो है नॉन पोलर चीजों को फिर अपने अंदर जज्ब करने की उसकी सलाहियत बढ़ जाती है। तो फिर होता क्या है कि ये जो आपके पास वाटर है वो बड़ी तेजी से वो जो आपकी डर्ट है या वो भी जो भी आपके पास वो फैट था या कोई इस तरह की चीज थी उसकी सफाई वो करना शुरू कर देगा। अच्छा, तो इसीलिए आप ये देखेंगे कि अगर सरफेक्टेंट जो है उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो सफिशिएंटली हाई है, यानी कि आप ये कहें कि आपके पास अगर 0.1% तक सरफेक्टेंट मौजूद है, तो फिर क्या होगा कि उस वक्त ये जो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये खुद ब खुद जाकर जहां जहां डर्ट मौजूद होगी, जहां जहां फैट मौजूद होगा, जहां जहां ऑयल वगैरह मौजूद होगा, ये बेसिकली मिसल्स की फॉर्म में वहां पर जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और फिर उस एक्यूमुलेशन के बाद वहां पर उसकी पोलैरिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी और वहां से ये डर्ट वगैरह साफ होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप देखें ये ऑयल सिस्टम है, ये वाटर सिस्टम है, तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से कि ऑयल के अंदर हमारे पास जो आपके पास है, क्योंकि ऑयल को जो है वो
उसका सिस्टम और है, तो आपके पास ये वाटर के ड्रॉपलेट, यानी कि जो ऑयल, जो वाटर के ड्रॉपलेट मौजूद होंगे, तो वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर वो जो है ये अटैच हो गए हैं सारे उसके हाइड्रोफिलिक एंड, और जो हाइड्रोफोबिक एंड थे वो ऑयल के साथ अटैच हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी अगर वाटर का सिस्टम है तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो ऑयल के कपड़े, यानी कि आप ये ऐसा समझिए कि अगर वाटर की मौजूदगी में ऑयल बहुत ज्यादा मौजूद है, तो आपके पास क्या होगा कि जो ये आप देख सकते हैं कि वही उसी तरह हाइड्रोफिलिक उसके हेड थे जो कि वाटर के साथ अटैच हैं, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स के साथ अटैच हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये ऑयल है सारा, और ये इसके अंदर ये वाटर के ड्रॉपलेट्स थे जिनमें ये मिसल्स बन गए हैं, और इसी तरह हमारे पास ये जो है सारा वाटर था, और इस वाटर के अंदर आपके पास ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स मौजूद थे जिस पर ये आप फिर आपके मिसल्स वगैरह बन गए हैं। अच्छा जी, हमारे पास देखिए, जैसे मैंने आपको बताई ये बात कि जो सर्फेक्टेंट्स हैं वो सरफेस टेंशन को जो है रिड्यूस करके, पोलैरिटी को रिड्यूस करके, बेसिकली वो जो है क्लीनिंग एक्शन इंप्रूव कर देते हैं। हमारे पास जैसे वाटर है, क्लीनिंग फ्लूइड है, और उसकी वजह से हमारे पास फिर ये वो जो वाटर है वो नैरो पैसेज के अंदर भी, यानी कि ऐसे कोने खुदरे के अंदर भी, अगर आपका जैसे अच्छा सर्फ होता है, आप करें अगर ये एक्सपेरिमेंट करें, अगर आप बहुत गंदा कपड़ा भी है, अगर आप उसको डिप कर देते हैं, अच्छा सर्फ है, उसके अंदर सर्फेक्टेंट की अच्छी क्वांटिटी मौजूद है, तो वो क्या करेगा, बगैर किसी मैकेनिकल एक्शन के वो डर्ट को खुद ब खुद रिमूव कर लेगा। तो बेसिकली उसके अंदर ये सर्फेक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मीसल्स क्रिएट करेंगी, बना देंगे, और ये मीसल्स फिर ये डस्ट को उसके अंदर से रिमूव करना शुरू कर देंगे, और फिर वो डस्ट सेटल हो जाती है। अगर आप गौर करें, वो जो गंदा पानी आपको नजर आता है तो वो उसके साथ वो डस्ट जो है वो सेटल हो जाती है। अच्छा जी, फूड इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जब भी जो रॉ मटेरियल्स यूज की जाती हैं, उन रॉ मटेरियल्स की जो क्लीनिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत उसका जो है उसकी वो ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर ऐसा फूड प्रोसेसिंग प्लांट जहाँ पर रॉ मटेरियल्स को हैंडल किया जा रहा हो, तो बेसिकली रॉ मटेरियल्स जो है वो मेन सोर्स है किसी भी कंटेमिनेशन का। सबसे पहला सोर्स रॉ मटेरियल्स ही है। तो इसीलिए जब आपके पास ये सब्जी फल वगैरह उनकी प्रोसेस करने वाली कोई भी इंडस्ट्री है, वहां पर सबसे पहले उनको वॉश किया जाता है, तो आप उसको क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के लिए हमारे पास बेसिकली जो है आप करते क्या है नॉर्मली कि जो फूड इंडस्ट्री के अंदर जहां पर क्लीनिंग जो सेक्शन है वो अलग होगा और मेन प्रोसेसिंग सेक्शन अलग होगा, ताकि कंटेमिनेशन क्लीनिंग सेक्शन से मेन प्रोसेसिंग सेक्शन में ना चली जाए। तो इसीलिए शुरू में क्या होगा कि आपके पास गेट पर ही कहीं जहां पे वो ट्रक वगैरह से लोड हो रहा है, सामान अनलोड हो रहा है, और वहीं पर ही कोई क्लीनिंग सेक्शन होगा। फिर क्लीन होने के बाद कन्वेयर्स की मदद से आप उसको मेन प्रोसेसिंग सेक्शन में ले जाएंगे। इसका फायदा हमें कंटेमिनेशन से बचाना ही है। अच्छा जी, जो हम रॉ मटेरियल्स जो है बेसिकली जहां जहां फूड इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स के हवाले से आपको सफाई की जरूरत है, तो वहां पर देखिए ऐसे तमाम एरियाज जहां पर जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं उनके छिलके उतारे जा रहे हैं, उनको जो है पानी के अंदर डिप किया जा रहा है, उनको धोया जा रहा है, उनको इंस्पेक्शन किया जा रहा है, उन एरियाज की क्लीनिंग वगैरह जरूरी है। फिर खास तौर पे ऐसे एरियाज जहां पर एग्स वगैरह उनके शेल ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि जो ये एग्स वगैरह है इसकी जो डिग्रेडेशन है वो बड़ी फास्ट होती है, तो ये आपके जो पोटेंशियल कोई बायो हैजर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, क्योंकि जब एनिमल्स स्लॉटर होते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा और सिक्रेशन जो है वो भी उस जगह पे मौजूद होती हैं, तो वो डिग्रेडेशन बहुत फास्ट होती है। तो वहां पर वो आपके पास जो है वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे अनवांटेड है, जो कि बहुत डेंजरस है, उनकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होगी। इसी तरह ऐसे तमाम एरियाज जहां पर मछली वगैरह को साफ किया जाता है, धोया जाता है, उनकी भी खास तौर पर सफाई वगैरह जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रॉ मटेरियल्स क्लीन करने के हमारे पास बेसिकली दो बड़े कॉमन मेथड हैं। एक वेट क्लीनिंग है
और दूसरी हमें ड्राई क्लीनिंग है। तो वेट क्लीनिंग में क्या मतलब है? वेट क्लीनिंग का मतलब यही कि आप बेसिकली बहुत ज्यादा मिकदार में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने फूड मटेरियल को सोक कर रहे हैं, उसको पानी के अंदर डुबो रहे हैं, उसको वॉश कर रहे हैं, उसको धो रहे हैं। उसके साथ साथ जो है आपने मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है उसको आप फिर सैनिटाइजिंग वगैरह भी उसके साथ कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जैसे ही आपके पास फूड मटेरियल आपकी वो फैक्ट्री के अंदर आया है, तो उसको आप क्या करते हैं कि शुरू में प्री सोकिंग कर लेते हैं वेजिटेबल्स की, ताकि वो जो मट्टी वगैरह है वो नरम हो जाए। अगर कोई सख्त मट्टी है वो कम से कम नरम हो जाए, कोई उसके अंदर पत्थर वगैरह है वो अलग हो जाए। उसके अलावा अगर कोई और मटेरियल है, कोई मेटल है, कोई लकड़ी के हिस्से हैं, किसी और किस्म की कोई ऐसी कोई चीजें हैं, वो भी अलग हो जाए और वो इक्विपमेंट को बाद में जाके डैमेज ना कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले इनिशियली एक सोकर वॉशर हमारे पास यूज किया जाता है। ये देखिए आप, सोकर वॉशर है, उसके अंदर एक टैंक है और इस टैंक के अंदर आप अपनी जो सब्जियां या फल वगैरह जिसको क्लीन किया जा रहा है या कोई और मटेरियल भी, उसको वॉश करने के लिए उसको सोक कर देते हैं। तो उसकी सोकिंग की वजह से मट्टी वगैरह नरम हो जाती है और वो जो कुछ नरम मट्टी वो इस पानी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद ये आपके पास एक एलिवेटर, एक लिफ्ट टाइप लगी हुई है, वो इस लिफ्ट के ऊपर आपकी ये जो भी वो मटेरियल होगा वो उठा लेगा और ये लिफ्ट ऐसे ऊपर लेती जा रही है और यहां से फिर इसकी शावर होंगे। अब आपके पास ठंडा क्लीन पानी उसको फर्दर उसको वो शावर करेगा और उसकी वजह से फर्दर वॉशिंग हो जाएगी और वो फिर आपकी ये क्लीन जो प्रोडक्ट है वो आगे चला जाएगा। तो नॉर्मली क्या किया जाता है, सोकर वॉशर से धोने के बाद हम उसको जो है बाद में आप जो है उसको खास तौर पर रोटरी ड्रम वॉशर की तरफ भेज देते हैं। तो रोटरी ड्रम वॉशर, इसमें आपके पास क्या है कि बेसिकली ये रोटेट, एक ड्रम है, रोटेट कर रहा है और रोटेट करने के साथ साथ ऊपर से फ्रेश वाटर वो शावर करता रहता है और ताकि आपका वो जो मटेरियल है उसको फर्दर तौर पे वॉश कर दिया जाता है। तो पहले आप सोकर वॉशर से, उसके बाद फिर रोटरी वॉशर से अपने फूड जो रॉ मटेरियल वगैरह है उनको गुजार लेते हैं। अच्छा, तो देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो खास तौर पर ये इस तरह के जो टैंक्स वगैरह हैं उनके अंदर जो एक परसेंटेज है डर्टी वाटर की, उसको कॉन्टिन्यूसली रिमूव करते रहें। यानी कि आप इसके अंदर फ्रेश वाटर ऐड कर, सारा ना रिमूव कर लें, लेकिन फ्रेश वाटर आप फ्रेश जो है उसको कॉन्टिन्यूसली ऐड करते रहें। अगर आप कॉन्टिन्यूसली ऐड नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी कंटेमिनेशन पॉसिबल है, तो इसीलिए आपको उसको अंदर करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए जो है ये ऑब्जर्व किया गया कि खास तौर पर जो अगर हमारे पास जो है अगर फ्रेश वाटर आप उसको नहीं धोते उसको टोमेटो को, यानी कि इस किस्म के टैंक्स के अंदर जब आप उसको फ्रेश वाटर के खास मिकदार आप यूज नहीं करते, उससे कम यूज करते हैं, तो वो जो टोमेटो है उसके सरफेस के ऊपर मोल्ड्स या स्पोर्स जो है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो जो कि बाद में इंसानों के लिए हेल्थ हैजर्ड का बायस बन जाता है। तो इस वजह से आपको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, जो हम सब्जियां वगैरह किसी फूड प्रोसेसिंग प्लांट में धोते हैं, तो बेसिकली उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है और इस पानी के इस्तेमाल की वजह से ऑब्वियसली फिर आपको वेस्ट वाटर भी बहुत ज़्यादा मिलता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि हम जो है कम से कम जो है वो आप क्लीन वाटर उसको इस्तेमाल करें या क्लीन वाटर की जो यूजेज है उसको रिड्यूस करें। और ख़ास तौर पर इस चीज़ को भी प्रेफर किया जाता है कि आप जो वेस्ट वाटर आपका आया है उस वेस्ट वाटर को सेडिमेंटेशन करके, यानी कि उसकी मट्टी वगैरह बिठाकर या उसकी फिल्ट्रेशन करके सैनिटेशन करके उस वाटर को रिसाइकल कर लिया जाए। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा सेवर्स, इस्लामाबाद में जो है वो एक फूड आउटलेट है। तो बेसिकली वो सेवर्स वगैरह क्या करते हैं, तो वो जब जिस पानी के साथ वो चावलों को धोते हैं तो बेसिकली वो उस पानी को रिसाइकल करते रहते हैं। इस्लामाबाद में पानी का अक्सर मसला रहता है, तो वो पानी को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए इसी तरह वो सेडिमेंटेशन टेक्निक्स यूज करके, वो फिल्ट्रेशन टेक्निक्स यूज करके वो चावलों को जो है वो वाटर जो है उसको रिसाइकल करते रहते हैं और इस तरह वो अपना जो वाटर की कंजप्शन है उसको वो रिड्यूस कर लेते हैं।
जो क्लोरीन है एक बहुत कॉमन सैनिटाइजर है जिसको यूज किया जाता है, और ख़ास तौर पर वेजिटेबल्स वगैरह के लिए जब आप क्लीनिंग वगैरह कर रहे हो तो इसके लिए अक्सर काउंटर करंट प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। काउंटर करंट का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर देखिए कि जो है आपके पास जो एक एंड से वो वेजिटेबल्स आ रही होंगी और अपोजिट एंड से वो क्लीनिंग फ्लूइड आ रहा है, तो वाटर जैसे आ रहा है, तो ये है काउंटर करंट। तो इसमें नॉर्मली क्या किया जाता है कि जो आप इसका तरीकाकार एक ये है कि आपका जो सबसे क्लीन वाटर है वो आपके सबसे क्लीन मटेरियल को, वो यानी कि आप ये कहें कि जो क्लीन वाटर से आप लास्ट में सब्जी को धोते हैं, पहले आप उसको जो है वो डर्टी पानी से या ऐसे पानी से कि जो ऑलरेडी जिसको यूज किया जा चुका हो उससे धोते हैं, ताकि जो मैक्सिमम उसकी इंप्योरिटीज है उसको रिमूव कर लिया जाए। तो जैसे जैसे वो साफ होती जाएगी तो क्लीन वाटर की उसकी आप उसको यूजेज उसको बढ़ाते जाएंगे, और एंड में जो बिल्कुल क्लीनेस्ट वाटर होगा वो लास्ट में जो क्लीनिंग करेगा वो उसके लिए आप उसको यूज करेंगे। अच्छा जी, तो ये एक बेटा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमारे पास जो वॉशिंग या सैनिटाइजिंग है, ये बेसिकली हम इसकी मदद से आपको देखिए कि ये एक लास्ट एक स्टेप है, और इस स्टेप के बाद आप फिर प्रिजर्वेशन वगैरह को ऐड करके और फिर आप उसको जो है प्री पैकेजिंग उसकी कर देते हैं, उसकी उसकी पैकेजिंग वगैरह कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर हम इनसफिशिएंट क्लीनिंग हो, उसके साथ साथ आपने अगर प्रॉपर्ली अपने प्रोडक्ट को सैनिटाइज नहीं किया, तो ये पॉसिबल है कि वो खाना जो है वो फूड मटेरियल जो आपका फूड प्रोडक्ट था वो उसकी जो कोई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए और फूड सेफ्टी का कोई इशू क्रिएट हो जाए। तो एक जो अक्सर प्रॉब्लम आता है ऐसी वेजिटेबल्स जिनके पत्ते होते हैं, क्योंकि पत्ते होते हैं, पत्तों को जो धोना है वो बड़ा मुश्किल है, उसके ऊपर से डर्ट वगैरह को, या ये भी पॉसिबल है कि उन पत्तों के ऊपर कोई जो है बायोफिल्म बन गई हो, उन पत्तों के ऊपर कोई और आपके पास इंसेक्ट्स वगैरह या उनके कोई एग्स वगैरह हो, एग्स बहुत छोटे होते हैं आपको नजर नहीं आते, तो वो जो है उनकी जो क्लीनिंग है वो अक्सर जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके लिए हमें फिर स्पेशल किस्म की टेक्निक्स वगैरह यूज करनी पड़ती हैं। ये तो थी वेट क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग क्या है? जरा ड्राई क्लीनिंग को देख लेते हैं। बेसिकली जो ड्राई क्लीनिंग है ये खास तौर पर जैसे अजनास होती हैं, आपके पास गंदम है या आपके पास और किस्म के सीरियल्स हैं आपके पास, तो इन जो आपके पास जो मुख्तलिफ किस्म के सीरियल्स हैं, उन सीरियल्स की जो क्लीनिंग है उसको ड्राई क्लीनिंग की मदद से उसको क्लीन किया जाता है। तो बेसिकली देखिए आपके पास जो है क्योंकि जो ड्राई क्लीनिंग होती है तो ड्राई क्लीनिंग के अंदर हम जो है पार्टिकल साइज या डेंसिटी डिफरेंस की मदद से डस्ट को रिमूव कर लेते हैं। तो आप उसके लिए बहुत आसानी होती है कि आप मिसाल के तौर पर किसी साइक्लोन सेपरेटर में, साइक्लोन सेपरेटर इक्विपमेंट है, तो आपके पास वो जो पाउडर प्रोडक्ट है या सॉलिड्स हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ वो आपके उस साइक्लोन सेपरेटर के अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से रोटेट करते रहते हैं, तो जो डेंस पार्टिकल्स होंगे, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे, वो शटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आपके पास जो जो इम्प्योरिटीज हैं उसको आप ड्राई मेथड से आप रिमूव कर लेते हैं। जो ड्राई क्लीनिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जो हमारे पास जो ग्रेन्स होते हैं उनके छिलके वगैरह रिमूव करने के लिए, उनकी जो डस्ट है उसको रिमूव करने के लिए, और इसके लिए जो बहुत ज़्यादा एयर जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ कुछ फल वगैरह हैं, मिसाल के तौर पर देखिए आपके कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं, उनकी सफाई वगैरह के लिए भी इस किस्म की ड्राई क्लीनिंग जो है, जो ऑलिव्स हैं उनकी जो है वो ड्राई क्लीनिंग ही की जाती है। अच्छा, ड्राई क्लीनिंग सिर्फ ये फूड मटेरियल के अंदर से आपकी ये डर्ट वगैरह या इन्हीं चीज़ों को रिमूव नहीं करती। ड्राई क्लीनिंग की मदद से आप अपने फूड मटेरियल में से कोई और कंटेमिनेशन, जैसे कोई फॉरेन मटेरियल हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कोई और रस्टी किसी की चीज़ हो सकती है, कोई और किस्म की इस तरह की चीज़ हो सकती है, उसको भी रिमूव कर लिया जाता है। एक जो एंटोलेटर्स बेसिकली हमारे पास एक मिल की किस्म है, एक चक्की की किस्म है, कि जो खास तौर पर ग्रेन्स के अंदर जो अगर आपके पास इंसेक्ट्स या एग्स होते हैं
उनको ख़त्म करने के लिए ये जो हमारे पास एंटोलाइटर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये भी ड्राई क्लीनिंग ऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अब तक हमने बात की थी कि जो आपके फूड मटेरियल इटसेल्फ है, जिसको फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी हमने क्लीनिंग की बात की थी। तो वो तो क्लीनिंग हो गई। अब जब आपका प्रोसेस जिस जगह पे हो रहा है, उस प्रोसेस जिस जगह पे हो रहा है, तो वहां पर जो आपके प्लांट्स और जो जो इक्विपमेंट है आपके, वो जो इस तरह के कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो सफाई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो सफाई भी, उसको भी आप बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे पास आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कि आप किस तरह बिल्कुल पीरियोडिकली रूटीन वाइज आप जो है उसको क्लीन वॉश करते रहें, और वॉश करने के बजाय जो है, ताकि आप जब उसको वॉश करें तो वॉश करने से वो जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट, कंटेमिनेशन ना हो, कोई बायो हैजर्ड ना क्रिएट हो जाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना आ जाए। तो आप इसको बिल्कुल एक खास फिक्स ड्यूरेशन के ऊपर आप उसको लाजमन जो है एक प्रॉपर हाइजीनिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप उसकी क्लीनिंग करें। तो बेसिकली हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसकी क्लीनिंग के लिए या फूड इंडस्ट्री की इटसेल्फ क्लीनिंग के लिए हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं सीओपी या क्लीनिंग आउट ऑफ प्लेस, या सीआईपी क्लीनिंग इन प्लेस। दोनों के अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और जो है उसको मुख्तलिफ वजूहात की वजह से कोई आप जो है उनको यूज कर लिया जाता है। तो उसको जरा देखते हैं। ये हो सकता है कि आपने क्लीनिंग आउट ऑफ प्लेस सीओपी और क्लीनिंग इन प्लेस सीआईपी किसी और कोर्स में भी आप पढ़ चुके हो। इफ यू ऑलरेडी नो इट, इट्स वेल एंड गुड। तो ये थोड़ा सा चीज हमारे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है, तो ये इसके अंदर हमारे भी ये शामिल है। अच्छा जी, जो क्लीनिंग आउट ऑफ प्लेस है, सीओपी है, ये एक बड़ा जो है मतरूक तरीका है, आउटडेटेड है, बड़ा महंगा तरीका था। तो इसमें क्या किया जाता था बेसिकली, जैसे कि घरों में अभी शायद अभी भी यूज किया जाता है। जैसे अगर आप अपना जूस फैक्ट्री है आपके पास, या आपके पास फूड फैक्ट्री है, या जूसर है आपके पास, तो आप उसको क्या करते हैं, जूस करने के बाद उसका एक एक कंपोनेंट खोल लेते हैं, एक एक कंपोनेंट को आप फिर आप वॉश करते हैं। तो ये बेसिकली क्लीन आउट ऑफ प्लेस है। तो छोटी चीजों के लिए, घरों के लिए तो ये शायद सही हो, लेकिन बड़ी फूड इंडस्ट्री के लिए, बड़ी फैक्ट्रीज के लिए ये बड़ा महंगा प्रोसेस है, बड़ा महंगा तरीका है, जिसपे आपकी लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्लीनिंग आउट ऑफ प्लेस सीओपी में आप एक एक पुर्जे को, एक एक इक्विपमेंट को आप जो है उसको डिसअसेंबल कर देते हैं। और देखिए उसके वो हिस्से जहां जहां पर आपके पास कोई सरफेस, उसके ऊपर कोई मट्टी वगैरह या कोई कंटेमिनेशन आ सकती है, उसको धोते हैं। तो आप उसको जो है धोने के बाद उसको सुखाएंगे, उसको फिर उसको सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद आप दोबारा जोड़ देंगे। तो बेसिकली जो क्लीनिंग आपने करनी है वो हाथों से नहीं करनी, उसके लिए आप कोई और मशीन वगैरह, कोई इक्विपमेंट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो जो आपके इक्विपमेंट उसके अंदर शामिल होंगे, कोई ट्यूब्स हैं, कोई इक्विपमेंट के कोई छोटे मोटे पार्ट्स हैं, और उसके अलावा कोई आपके पास जो है कोई ब्रशेस वगैरह हैं, जो चीजें भी आपके पास मौजूद हैं, तो हम बेसिकली आपके पास उसकी वजह से आप इसको वॉश करते हैं। जब आप वॉश कर रहे होते हैं, तो जो खास तौर पर ऐसी पतली ट्यूब्स जो होती हैं, पतली ट्यूब्स, उनको वॉश करने के लिए जो है वो कोई हाई प्रेशर फ्लूइड, यानी कि बड़े प्रेशर के साथ वो फ्लूइड यूज किया जाता है। या अगर आप कभी ये देखें कि जो ये जो आप लोगों को मिनरल वाटर की जो कंपनीज मौजूद हैं, तो अगर आप उनके पास जाएं तो वो आपके जो मिनरल वाटर का कैन होता है उसको वॉश करने के लिए भी बड़े हाई प्रेशर जेट के साथ वो उसके अंदर वाटर इंसर्ट करती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास जो आपका वो जो अगर उसके अंदर कोई फंगस लगी हुई थी या कोई और इम्प्योरिटी वगैरह थी, वो उसकी वो साफ हो जाती है। तो इस तरह की ट्यूब्स वगैरह, या आपके पास कोई इक्विपमेंट जो पार्ट्स हैं, उनको किसी फ्लूइड के प्रेशर, हाई प्रेशर फ्लूइड की वजह से साफ किया जाता है, या उसके साथ साथ आप कोई ब्रशेज वगैरह यूज करते हैं उसको साफ करने के लिए। और ख़ास तौर पर देखिए कि जो परमानेंट इक्विपमेंट होता है, मिसाल के तौर पर बड़े बड़े टैंक हैं, कोई लिफ्ट्स हैं, कोई कन्वेयर्स वगैरह हैं, इनको अलग अलग करके उसको जो है उनको साफ किया जाता है। और उसके लिए फिर आप क्या करते हैं
कि नॉर्मली कोई जो है हाई प्रेशर नोजल्स यूज करते हैं हॉट वाटर की, और उसके साथ डिटर्जेंट होगा, सैनिटाइजर होगा, ताकि उसकी प्रॉपरली क्लीनिंग की जा सके। जो सीओपी यूनिट्स होते हैं, तो सीओपी यूनिट्स के अंदर हमारे पास जो है वो रेजरवायर्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर क्लीनिंग सोल्यूशन होती है। फिर साथ साथ उसके वहां पर आपके पास रिसर्कुलेशन पंप्स लगे होंगे, नोजल्स लगी होंगी कि जो हॉट और कोल्ड फ्लूइड को मेंटेन कर रही होंगी। फिर डिवाइसेस होंगी जो कि आपके पास क्लीनिंग सोल्यूशन को प्रॉपरली हीट करने के लिए हीट कर रही होंगी, उनको टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होंगी। इस तरह का सिस्टम वहां पे मौजूद होगा। देखिए, जो सीओपी की जो स्ट्रेटेजी अगर आपने लगानी है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्शन स्टॉप करने के बाद अपनी प्रोडक्शन लाइन को पूरे को डिसअसेंबल करना पड़ेगा, और उसके बाद आप जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जब उसको डिसअसेंबल कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आप उसकी प्रॉपरली क्लीनिंग करेंगे। मसला मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि डाउन टाइम आ जाता है। डाउन टाइम क्या है कि बड़े देर तक आपकी जो फूड इंडस्ट्री है वो इन ऑपरेशन नहीं होगी, और जो है लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट जो उसकी है वो बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्ट इंटेंसिव होने की वजह से जो ये क्लीनिंग आउट ऑफ प्लेस है, सीओपी है, ये फूड इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसका बहुत ही कम इस्तेमाल है। छोटे पैमाने पे मैं आपको बता चुका हूँ, घरों वगैरह के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो है बड़ी प्रैक्टिकल भी होगी, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये अब प्रैक्टिकल नहीं है। जो अब नई जो चीज यूज की जाती है, क्लीनिंग इन प्लेस या सीआईपी जो टेक्निक यूज की जाती है, तो आज के दौर में अक्सर जो फूड इंडस्ट्रीज हैं वो सीआईपी को फॉलो कर रही हैं। तो बेसिकली जो आपके पास देखिए, जो सीआईपी होती है ये सिर्फ कोई क्लीनिंग मेथड ही नहीं है, बल्कि एक पूरी स्ट्रेटजी है। और ख़ास तौर पर ये आपने जब वो इंडस्ट्री आप कोई लगा रहे होते हैं उसी वक्त आप डिसाइड कर लेते हैं। फूड इंडस्ट्री की लगाने के बाद नहीं आप सोचते कि इसको आपने जो है सीओपी पे चलाना है या सीआईपी पे चलाना है। नहीं, आपने क्लीनिंग इसकी सीओपी पे करनी है, सीआईपी पे करनी है। आप डिजाइन की वक्त ही आपकी ये फूड इंडस्ट्री का जो डिजाइन है वही ये डिपेंड करेगा कि उसी वक्त उसके अंदर वो सीओपी है या वो सीआईपी है। इसके साथ साथ देखिए, हमारे पास आज के कल के दौर में जैसे आपको जो कंपनियां हैं जो फूड इंडस्ट्रीज को एक प्रॉपर अलग से मोबाइल यूनिट भी दे देती हैं। जैसे ट्रॉली के ऊपर हमारे पास कोई मूवेबल एक पूरा सिस्टम आपको सीआईपी का वो दे देते हैं, और उसके अंदर मिसाल के तौर पर देखिए कि आपके पास टैंक मौजूद होगा, कोई पंप मौजूद होगा, कोई उसके अंदर जो है सैनिटाइजर वगैरह के लिए, क्लीनिंग जो फ्लूइड्स वगैरह के लिए हर चीज उसके अंदर पूरा सिस्टम वगैरह मौजूद होगा। तो इसके साथ साथ देखिए, हमारे पास जो सीआईपी है का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो भी क्लीनिंग सैनिटाइजिंग वगैरह हो रही है, तो वो बेसिकली जो है वो सर्कुलेट करती है उस जहां जहां आपका प्रोडक्ट गुजरता है वहां से वो करती है। तो इस वजह से हमारे पास जो है आपको जो मैकेनिकल एक्शन वगैरह आपको उसको डिसमेंटलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और बहुत आसानी से हम इसको जो है वो कर लेते हैं, इसकी सफाई कर लेते हैं। देखिए, जो सीआईपी है उसकी भी आपकी फर्दर दो मेन टाइप्स है, सिंगल यूज या रीयूज। जब आप सिंगल यूज सीआईपी की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपने वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशंस और जो सैनिटाइजर जो एक दफा साइकिल जिसने पूरा कर लिया, उसको आप जो है फिर जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आपने इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने एक सफिशिएंट किस्म की टर्बुलेंस यानी कि हाई प्रेशर आपने देना है, बड़ी जोर से धार देनी है ताकि वो सही तरह से क्लीनिंग हो सके। तो सीआईपी सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स जो कि जो है उनको आप हाई फ्लो रेट पर जो है ऑपरेट कर रहे हैं, और वो जो है उसके अंदर जो वाटर यूजेज है उसका वो बहुत ज़्यादा है, जो आपको वेस्ट वाटर एफ्लुएंट जो मिलेगा उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। और इसीलिए आप एक तरीकाकार आपका ये हो सकता है कि आप जो कुछ वाटर बचा सकते हैं कि जो लास्ट रिंस करके, यानी कि जो आखिर में जो पानी आपने वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया है, उस पानी को अब आप फर्दर प्री प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि जो लास्ट में पानी इस्तेमाल हुआ है वो रिलेटिवली क्लीन होगा, और उसकी वजह से आप जो है
उसको यूज में जब ले आएंगे तो आपका वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखिए जो हमारे पास जो सिंगल यूज सिस्टम होते हैं ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों लेस एक्सपेंसिव होते हैं कि इनके लिए आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने उनको रिसाइकल करना है तो रिसाइकल के लिए आपको फिर सेडिमेंटेशन करनी पड़ेगी, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, उसको डिसइंफेक्टेंट करना पड़ेगा, साइज का भी बड़ा मसला आ जाता है, आपको फ्लोर स्पेस चाहिए होगी, फूड इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा स्पेस आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो ये उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जो रीयूज सीआईपी है उसके अंदर बेसिकली इसी तरह जो क्लीनिंग फ्लूइड्स होते हैं उन क्लीनिंग फ्लूइड्स को एक साइकिल से गुजारने के बाद स्टोर कर लिया जाता है और फिर स्टोर करने के बाद उनको बाद में रीयूज किया जाता है। तो रीयूज करने के लिए हम खास तौर पर जो है वो काउंटर करंट प्रिंसिपल यूज करते हैं, क्योंकि जो काउंटर करंट प्रिंसिपल है वो सबसे अच्छी क्लीनिंग प्रोवाइड करता है। जो रीयूज सीआईपी सिस्टम्स हैं अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसके साथ साथ इसकी कैपिटल कॉस्ट तो ज़्यादा है ही, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको फैक्ट्री की जो बहुत ज़्यादा स्पेस है वो भी इसकी यूज़ हो जाएगी। एक सिंपल सा जो सीआईपी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बड़ा उसका सिंपल डिज़ाइन होता है। उसके अंदर आपके पास एक स्टोरेज होगी, रिसर्कुलेशन टैंक होगा, एक पंप होगा, कोई मैनुअली ऑपरेटेड वेल्व्स वगैरह लगे होंगे और ये सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। और बेसिकली ये क्या करते हैं कि आपको एक किसी ट्रॉली के ऊपर ये फिक्स होते हैं, इसको फिक्स करके जो है इसको बेच दिया जाता है और फिर ये अब आप इसको बहुत आसानी से इसको अपनी इंडस्ट्री के साथ प्रोसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो बड़ी फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं ये ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पर आपको सीआईपी सिस्टम यूज करने के लिए कॉम्प्लेक्स किस्म के सीआईपी सिस्टम आपको यूज करने पड़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सीआईपी सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है कोई डिजिटल जो है प्रोग्रामेबल कंट्रोलर लगा होगा, पीएलसी या डीसीएस किस्म का कोई कंट्रोल सिस्टम आप उसको यूज कर रहे होंगे जो कि कंप्लीट प्रोसेस को वो ऑपरेट कर रहा होगा। साथ साथ आप जो है एयर या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वेल्व्स को कंट्रोल कर रहे होंगे और साथ साथ आपके पास सेंसर्स लगे होंगे कि जो कि आपके क्लीनिंग फ्लूइड्स की क्वालिटी को भी बता रहे होंगे और अलार्म लगे होंगे, लॉक्स लगे होंगे कि खुदा ना खास्ता आपने अगर जो है वो आपकी सफाई करने के बजाय आपका वो जो क्लीनिंग फ्लूइड है वो प्रोडक्ट की तरफ मिलना शुरू हो गया तो आप उसको आइसोलेट कर ले, अपने सिस्टम को ट्रिप करवा दें। तो इस तरह की इसके अंदर सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं। एक पास्ट में आपको शीशे की बोतलें जो होती थी हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, तो जो शीशे की बोतलें जो होती हैं इस तरह की उनकी सफाई वगैरह फूड इंडस्ट्री के लिए एक दर्द सर है। फूड इंडस्ट्री को इनकी बॉटल्स वगैरह की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले प्रीवियसली माजी के अंदर जब आपके पास ये बॉटल्स आती थी फैक्ट्री के अंदर वापस आई हैं तो उसको किसी हॉट अल्कली के अंदर उसको वॉश किया जाता था, फिर उसको धोकर जो है आप जो है यानी कि पहले आप हॉट अल्कली से उसको वॉश करते थे, फिर आप उसको साफ पानी से वॉश करते थे, फिर उसकी इंस्पेक्शन करते थे कि भाई ये टूटी भी तो नहीं है, कोई इसमें खराश तो नहीं है, ताकि ये आप उसको जो है वो अपने कोई उसकी वजह से कोई और आपका हादसा ना हो जाए। फिर प्रॉब्लम क्या थी कि देखें ये जो बॉटल्स को कलेक्ट करने की कॉस्ट, फिर इसकी बॉटल्स की क्लासिफाई करने की यानी कि शॉर्टिंग करने की कॉस्ट, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, क्लीनिंग हो रही है और साथ साथ ये इस्तेमाल में ये बहुत ज़्यादा टूट भी रही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आपके पास प्रॉब्लम रहती थी। और ख़ास तौर पर देखिए आपकी जो बोतल है जब उसकी इंस्पेक्शन की जा रही है तो इसके अंदर ज़ीरो टॉलरेंस कोई पॉलिसी जो है आपकी आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी कि ये ना हो कि आपकी कंटेमिनेशन बॉटल की वजह से कंटेमिनेशन आ जाए, बॉटल टूटी हुई बॉटल ना कहीं चली जाए, उसका कोई हिस्सा कोई उसके अंदर जो है वो स्क्रैच ऐसा कोई बड़ा शदीद किस्म का ना हो जो बाद में किसी जो है वो हादसे का बायस बन जाए। नॉर्मली जो नई ग्लास बॉटल होती है उसको वॉश करना बड़ा आसान होता है, या आप उसको जो है पहले एयर प्रेशर से एयर मारते हैं, उसको इन्वर्ट करने के बाद खड़ा करने के बाद उसके अंदर उल्टा खड़ा करके उसके अंदर एयर मार दी, फिर उसके अंदर जो है वो आप जो है क्लीन वाटर का स्प्रे करते हैं और उसको वो जो है उल्टा जब आप उसको खड़ा करते हैं फिर उसको नीचे से उसके अंदर वाटर या एयर जब इंसर्ट करते हैं ताकि उसकी वजह से उसको क्लीनिंग कर लेते हैं।
इसी तरह जो एम्प्टी मेटल कैन्स है उनकी जो क्लीनिंग है वो भी जो है इस तरह पॉसिबल है। अच्छा, देखिए कभी कभार अगर आपने गौर किया हो, जो खास तौर पर अगर आप सड़क पे जाए तो आपको बड़ी तेज सी बदबू सी आती है। आप गौर करते हैं, पता लगता है कि जी आपके पास से कोई गाड़ी गुजरी है जो कि ये जानवरों की आंतड़ियां, जो मुर्गियों वगैरह की जो आंतड़ियां, खून पर वगैरह वो लेके जा रही होती है। तो बेसिकली ये जो ऑर्डर है, जो स्मेल है, ये भी बहुत ज्यादा नापसंदीदा है। ये भी आपकी जो है कंटेमिनेशन है। इस वजह से इसको भी रिमूव किया जाता है, इसको भी दूर किया जाता है। तो हमारे पास प्रॉपरली लॉज हैं, जो लॉज ये बताते हैं कि हमारे पास जो एयर इंडस्ट्री रिलीज करे वो एयर क्लीन होनी चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की जो गैशियस रिलीज ना हो, उसके अंदर इस तरह की इम्प्योरिटीज ना हो, उसके अंदर डस्ट ना हो, उसके अंदर जो है वो डर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई टॉक्सिक कंपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो जो फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर जो स्मेल की तीन मेजर उसकी हमारे पास सोर्सेज हो सकती हैं। मसलन देखिए कि जैसे कि आपके पास कोई ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया हो, जैसे कि आपके पास खेत हैं, या आपके पास कोई जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जहाँ पे गंदा पानी, कोई गंदा आपके पास नाला है, कोई आपके पास जो है तालाब है जिसके अंदर गंदा पानी उसके अंदर जा रहा है, तो जो है ये बड़ा जो है ओपन स्पेसिस को मेंटेन करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और इसके लिए फिर जो है प्रॉपर हाइजीन की मदद से ही आप इस ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, ऑर्डर्स बाज़ औक़ात में हमारे पास रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स के अंदर से भी कुछ स्मेल वगैरह आपको आना शुरू हो सकती है। मसलन किस तरीके से, कि जो जैसे आपको भी बताया कि ये जो जानवरों की आंतड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो इन आंतें हो गई, और उसके साथ साथ जो उनका इंटरनल जो वेस्ट है, जब उसको स्लॉटर करने के बाद वो निकलता है, तो उसके साथ साथ आप देखिए चाय की पत्ती वगैरह है, या कॉफ़ी पल्प वगैरह है, या आपके जो सब्जी फल जैसे ये गाजर है, गाजर का बचा कुचा है, ये तो ये जब है, ये आपके लिए बाद में इसके अंदर से भी कुछ स्मेल आना शुरू हो जाए, तो ये भी ऑर्डर्स का बायस बन सकती है। तो इसका फौरी हल यही है कि आप फौरी तौर पर जो है इसके जो है रिमूव करते रहें, और इसको जो है प्रॉपर प्रोसेस करते रहें, ताकि ये इसमें से ये ऑर्डर्स वगैरह ना रिलीज हो। एक और जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ये है कि आप प्रोसेस कर रहे हैं, कोई चिमनी थी, मिसाल के तौर पे देखिए कि अगर आपके पास अगर आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसी फैक्ट्री के पास से गुजरे जहां पर साबुन बनता है, या जहां पर आपके जो पोल्ट्री की फीड बनती है, तो इतनी बुरी स्मेल होती है कि बेसिकली वहां पर जो है रेंडरिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए ये जो आंते वगैरह हैं इनको प्रोसेस करके इसकी मदद से फीड तैयार की जा रही है। तो वो उस प्रोसेस के अंदर से वो जो चिमनीज वगैरह हैं, अगर वो पाइप्स वगैरह हैं प्रॉपर्ली जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके अंदर आपके पास सारा मैकेनिज्म नहीं है, तो वो आपकी जो स्मेल है वो इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर को, वो भी पोल्यूशन का वो बायस बनती रहेगी। जो ये स्मेल्स हैं, इन स्मेल्स को रिमूव करने के लिए, ऑर्डर्स को एलिमिनेट करने के लिए, हम जो ख़ास तौर पर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हम पहली जो टाइप्स हैं आपके पास, यानी कि जो मटेरियल बाय प्रोडक्ट्स हो गई, या आपके पास जो कि ओपन एरियाज की हैं, उनको नहीं, लेकिन ख़ास तौर पर जो लास्ट स्टेप है, जो अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे कि जो पाइप्स में या चिमनीज वगैरह की मदद से जो है उसको रिमूव करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर जो है बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स मौजूद हैं। स्क्रबिंग एक प्रोसेस है। स्क्रबिंग आपके पास क्या है कि उसके अंदर हमारे पास जो ऐसी जो गैस है, जो जो बड़े जिसके बुरे ऑर्डर्स हैं, तो उसको वाटर की मदद से वॉश कर लिया जाता है, या आप बेसिकली क्या करते हैं, या उसको किसी और एसिड या अल्कली की मदद से वॉश कर लिया जाता है। तो हमारे पास एक जो स्क्रबर है, ये एक वर्टिकल कॉलम है एक आपके पास, और वर्टिकल कॉलम होने की वजह से इसके अंदर एड्जॉर्प्शन होगी, और एड्जॉर्प्शन की मदद से जो है आपके पास नहीं बल्कि ये सॉरी, इसके अंदर हमारे पास ये जो है यहाँ पे ये जो है हम जब इसको कर रहे होंगे तो ये एड्जॉर्प्शन नहीं होगी बल्कि एब्जॉर्प्शन होगी। आई विल करेक्ट दिस वर्ड इन द नोट्स एज वेल। यहाँ पे बेटा ये मैंने गलती से
इसको एड्सॉर्प्शन लिख दिया, ये एड्सॉर्प्शन नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन होगी। तो बेसिकली क्या होगी कि वो जो स्मेल है वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसको आप उसको इस तरह क्लीन कर लेंगे। तो ये इसके अंदर हम कर रहे होंगे। अच्छा, तो जो स्क्रबिंग लिक्विड है, जो स्क्रबिंग लिक्विड है वो वाटर भी हो सकता है, और वाटर के साथ साथ हमारे पास मैंने बताया कि अल्कली कोई एसिड वगैरह कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है। तो देखिए, इसके साथ साथ आप कैटालिटिक कंबस्टन कर सकते हैं, यानी कि किसी कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर हम जो है प्रॉपरली उसके अंदर से जो है आप गैस को गुजार कर उसके अंदर से जो ऑर्डर्स वगैरह हैं उनको बर्न कर लें। या बायोफिल्टर्स यूज कर सकते हैं। तो बायोफिल्टर्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं कि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने ग्रो किए होते हैं, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर इस तरह की जो स्मेल्स वगैरह होती हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर ये होती है कि ये लार्ज अमाउंट में जो गैसेस हैं उनके लिए इसको यूज नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पर अगर बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन है उस वक्त भी इसको यूज नहीं किया जा सकता। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपने ग्रो किए होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं और उसको वो ही डिकम्पोज कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हीट की मदद से, या आप कोई रेडिएशन यूज करके, या एक्स रेज वगैरह इस तरह की आप रेडिएशन गैमा रेज वगैरह आप यूज करके, या आप कोई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज करके या केमिकल एजेंट्स यूज करके हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। तो जब आप डिसइंफेक्शन करते हैं तो इसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और आपके पास जो फिर कोई केमिकल एजेंट्स सैनिटाइजर्स की सूरत में उनको यूज किया जाता है। तो वो जो केमिकल्स जिनको हम डिसइंफेक्टेंट्स की तौर पर यूज कर सकते हैं वो उसकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन हकीकत खाने पीने की चीज़ों में, फूड इंडस्ट्री के दौर में आपके जो सैनिटाइजर्स हैं जो कि अलाउ हैं, जो कि फूड के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है। ऐसे सैनिटाइजर्स जो कि फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज में यूज किए जा सकते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो ये होती हैं उन सैनिटाइजर्स की कि वो सैनिटाइजर्स माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने में बड़ा कमाल हो उनका, और वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो इजीली डिस्ट्रॉय कर सकें। फिर के आपके पास वो जो सैनिटाइजर है वो जो है उसको कंसेंट्रेटेड या डाइल्यूट दोनों फॉर्म के अंदर उसको स्टेबल होना चाहिए। ये ना हो कि अगर आपके पास वो डाइल्यूट है तो वो वहां पे उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाए, या कंसेंट्रेटेड है तो इवेपोरेट होना शुरू हो जाए, उसको स्टेबल होना चाहिए। फूड के अंदर उसका इस्तेमाल खतरे का बाइस ना हो, फूड को कहीं वो पॉइजन ना कर दे, तो उसके लिए बड़ा ये जरूरी है। दूसरा, वो क्रोसिव नहीं होना चाहिए, वो आपको इरिटेट ना करे, तो ताकि आप इससे इंसान कहीं बीमार ना हो जाएंगे, यानी कि वो कोई एलर्जी का बाइस ना बन जाए, इस तरह की भी उसका नहीं होना चाहिए। फिर ये ऐसा आपका डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए जिसको आप इजीली उसको जाने के जो बच्चा कुचा है उसको वॉश कर सकें। एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ये ना हो कि एनवायरमेंटल हैजर्ड का बाइस बन जाए, और ख़ास तौर पर जब ये वेस्ट वाटर में जाए तो ये खुद से डिग्रेड हो जाए, वहां पर आपको जो है ये प्रॉब्लम का बाइस ना बन जाए। इसको इस्तेमाल आसान हो, स्पेशल किस्म के आपको सेफ्टी फीचर्स की ज़रूरत ना हो, स्पेशल कोई सिलेंडर वगैरह या कोई इस तरह का मैकेनिज्म ना चाहिए हो। इसको सस्ता होना चाहिए और इसको इजीली अवेलेबल हो, ये ना हो कि किसी एक ही दुकान पर मौजूद हो और बाकी जगहों पर मौजूद ना हो, तो उस वक्त भी इसके लिए ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फूड इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास जो कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं, बेसिकली क्लोरीन या क्लोरीन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, ओजोन को यूज किया जाता है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, या क्वाटरनरी अमीन्स जो हैं उनको भी यूज किया जाता है। तो जो क्लोरीन है ये बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट सैनिटाइजर है, बड़ा इनएक्सपेंसिव है, सस्ता है, हर जगह पे इजीली अवेलेबल होता है, और इसको आप गैस या लिक्विफाइड गैस के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली जब ये
क्लोरीन पानी के साथ ऐड होती है, पानी में ऐड होती है, तो आपके पास जो क्लोरीन है वो हाइपोक्लोरस एसिड HOCl में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, अब जो हमारे पास मोस्टली जो हाइपोक्लोरिक एसिड या हाइपोक्लोराइड्स हैं, ये एक्टिव क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं। और जो हमारे पास क्लोरीन होती है, क्योंकि जो क्लोरीन की जो एक्टिव फॉर्म होती है बेसिकली वो कोई अनडिसोसिएटेड एसिड होना चाहिए, और ड्यू टू अनडिसोसिएटेड एसिड क्लोरीन जो है वो लो पीएच के ऊपर वो बहुत ज्यादा जो है अच्छा परफॉर्म करती है। जो क्लोरीन है ये बड़ा रिएक्टिव सब्सटेंस है, और क्लोरीन जो है ये बहुत तेजी से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करती है। तो इसीलिए आप यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वो जो मटेरियल है उसके ऊपर कोई इर्द गिर्द वो कोई ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज वगैरह मौजूद ना हो, ये ना हो कि क्लोरीन उनके साथ कहीं और कोई रिएक्शन ना कर जाए। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास देखिए, जब आप क्लोरीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप क्लोरीन की कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर रहे होते, आप खास तौर पर जो आपकी एक्टिव क्लोरीन है, यानी कि जो क्लोरीन फ्रीली अवेलेबल है, जो क्लोरीन जो है उसके अंदर प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो है वो उसको डिसइंफेक्शन का रोल अदा कर रही है, हमें उसकी जो है वो कंसंट्रेशन क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात देखिए, जब आपने क्लोरीन की मदद से सैनिटाइज किया तो उसके बाद वॉश करने की आपको जरूरत नहीं होती। अब तो खास तौर पर ऑटोमेटिक हमारे पास क्लोरीनेटर्स हैं, जो कि एक फिक्स नेसेसरी अमाउंट में जो क्लोरीन होती है उसको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्प्रेड करते रहते हैं, और आपका फिर एक जो डिजायर लेवल आपका रिक्वायर्ड लेवल होगा एक्टिव क्लोरीन का उसको वो मेंटेन रखते हैं। इसके साथ साथ हम क्लोरीन को इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से सोडियम क्लोराइड को यूज करके भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके पास जो इलेक्ट्रोलिटिक क्लोरीनेटर्स होते हैं वो बड़ी स्मॉल उनकी एप्लीकेशंस हैं। बस क्लोरीन के एक क्योंकि बहुत ज्यादा करोसिव सब्सटेंस है, तो इसी वजह से अगर ये बहुत ज्यादा किसी जगह पर अगर मेटल्स वगैरह में यूज कर होता रहे बहुत देर तक, तो ये उनको खोखला भी कर देगा, उसके अंदर सुराख भी हो जाएगा, पिटिंग हो जाएगी, और जो है आपको इसके लिए फिर प्रॉपर आपको कोरोजन प्रोटेक्शन का भी ख्याल करना पड़ेगा। देखिए, ये जो हम आपके पास आप लोग कभी कभार ये देखते हैं कि जैसे मिज़ारों वगैरह पर या ऐसे अगर बहुत जगहों पर अगर बड़े पैमाने पर कोई क्लीनिंग वाटर का टैंक वगैरह हो, या ख़ास तौर पर ठंडे पानी के कूलर वगैरह हो, तो उनके लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर भी जो हम क्लोरीन है उसको एज अ डिसइंफेक्टेंट उसको यूज़ किया जाता है। क्लोरीन के साथ साथ जो ओजोन है उसको भी जो ख़ास तौर पर हम बड़ा स्ट्रॉन्ग ये सैनिटाइज़र है, और मसला उसमें सिर्फ ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, और ये इजीली अवेलेबल नहीं होती, बल्कि आप क्या करते हैं कि जो मिसाल के तौर पर हम इसको एक बकायदा इसका जो ओजोन को प्रिपेयर करने के लिए हम एक बड़ी स्पेशल किस्म का हम प्रोसेस उसका यूज़ करते हैं, और ओजोन को प्रिपेयर करने के लिए हम कोरोना डिस्चार्ज, ये कोरोना बेटा वो वायरस वगैरह वाला कोरोना नहीं है हमारे पास, बल्कि कोरोना जो डिस्चार्ज होता है ये एक ऐसा डिस्चार्ज है कि जो जिसको हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे ही अगर आपके पास जो एयर है, अगर एयर के अंदर से कोई हाई वोल्ट जो है, जैसे आप देखते हैं कि जब लाइट चमकती है बिजली वगैरह बारिश के मौसम में आपके पास कोई बिजली गिरजती है, तो आपके पास जो एयर होती है अगर वो आयोनाइज हो जाए या एयर जो है वो हाई वोल्टेज जो है वो उसको पास कर जाए, तो वो फिर हमारे पास वो एक जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्रिएट होता है, वो कोरोनाज जनरेट हो जाते हैं। तो ये जो कोरोनाज जो होते हैं ये फिर आपके पास ओजोन को क्रिएट करते हैं। तो ओजोन जो है के साथ साथ वो नाइट्रिक एसिड को भी क्रिएट करेंगे, और फिर उसकी वजह से आपके पास NO2 या HNO3 वगैरह आपके पास बनेगी। प्रॉब्लम यह है कि जो ओजोन बनती है ये बड़ी अनस्टेबल है। ओजोन जैसी बनती है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कम है,
तो ये बहुत तेजी से फौरी तौर पर ऑक्सीजन के अंदर ये दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन पावर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो जो ओजोन है ये ख़ास तौर पर जो स्मेल्स वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के अंदर बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो ओजोन का इस्तेमाल का एक और जो बड़ा तरीका वो ये है कि आप ओजोनेटेड वाटर यूज करते हैं, यानी कि वाटर के अंदर ओजोन को मिक्स कर देते हैं, उसको यूज करते हैं। वो बहुत जबरदस्त किस्म की आपकी वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज के उसको वो डिसइंफेक्शन कर सकती है। इसके साथ साथ आपके पास ओजोनेटेड वाटर से बनी हुई आइस भी मौजूद है, जो कि खास तौर पर जो चिल्ड हमारे पास कोई फिश है, फ्रेश फिश है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ ओजोन की क्योंकि महंगी होने की वजह से फूड इंडस्ट्री के अंदर रेडिली अवेलेबल नहीं है, इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कम है। जो इसके साथ साथ जो लार्ज स्केल ओजोन जनरेटर्स हैं वो भी इजीली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पर रिसर्च की जा रही है, ताकि हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में जो है आपके पास ओजोन भी रेडिली अवेलेबल हो जाए। इसके साथ साथ देखिए कुछ ऐसे गैशियस डिसइंफेक्टेंट्स जिनको हम फ्यूमिगेंट्स कहते हैं, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह, ये भी ट्रेडिशनली यूज किए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि इसके ऊपर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके मुज़िर असरात भी हैं, तो इसलिए अब जो है इनका इस्तेमाल जो है वो प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये एक और खास तौर पर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल इंडस्ट्री में। जैसे ये जो आपने कहीं किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट करना है आपने, तो उसको हमने बेसिकली वहाँ पर मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर जो इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है एसेप्टिक फिलिंग। तो एसेप्टिक फिलिंग के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आपके पास देखिए जो जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बन रही हैं या पैकेजिंग कर रही है, तो स्टेरलाइजेशन की जाती है। तो स्टेरलाइजेशन में क्या किया जाता है कि स्टेरलाइजेशन में आपकी वो जो बॉटल्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली वो कंप्लीट इस तरह से वो वॉश हों कि उसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन ना हो। तो उसके लिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो दिस वॉज अवर लेक्चर नंबर 14, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। This lecture is available on YouTube. Lecture notes are available on lms and ocw.kfuit.edu.pk. Please watch this video. Or if you have any questions when we have a live session, please ask them. You can still write me emails. You can also contact me via WhatsApp. But the best way to contact me or to resolve your queries is the live session. Inshallah we will meet in the live session. तो लाइव सेशन हमारा हर वेडनेसडे को जो है वो हमारा जो है लाइव सेशन हमारा 11:20 पर लाइव सेशन होता है। तो आई विल शेयर यू द लिंक बिफोर द लाइव सेशन। तो बेटा आप लोग ज़रूर उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।